बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विश्वविद्यालय में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सुधीर सर को भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, उन्होंने हमें इतना कीमती बहुमूल्य वक्त दिया है। उनके लिए जोरदार तालियां बढ़नी चाहिए। मैं इजाज़त लेना चाहूँगी अपने माननीय वीसी सर से, रजिस्ट्रार सर से और यहाँ मौजूद हमारे अतिथिगण से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जाए। थैंक यू सर। हम अपने किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ ईश्वर का नाम लेकर करते हैं। आइए दीप प्रज्वलन कर ईश्वर की स्तुति करते हैं। आदरणीय कुलपति महोदय, परम आदरणीय रजिस्ट्रार सर, हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, भोपाल से आए हमारे अतिथि, शिक्षक शिक्षिकाएगण, संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया। अब मैं माननीय विक्रांत भट्ट सर, आईसेक्ट हेड ऑफ ऑफिस PRO के लिए सम्मान अर्पित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। अर्पित करें। अतिथि देवो भव। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। बीते जमानों की, दुनिया के, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की किताबें करती हैं बातें। गमों की, फूलों की, गमों की, गलों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों के? अब मैं अपने कार्यक्रम को आकर्षित करती हूँ। अब मैं हमारे माननीय रजिस्ट्रार सर डॉक्टर मुनीस गोविंद जी से रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, टैगोर विश्व कला केंद्र और वनमाली सृजन पीठ, इनके साथ ही पांचों यूनिवर्सिटी की है और इलाहाबाद अपने आप में बहुत ही एक्टिव शहर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, इतने सारे लेखक, सुमित्रा नंदन पंत से लेके महादेवी वर्मा से लेके तमाम इतने सारे पॉलिटिशियंस, कम से कम 5-6 तो प्रधानमंत्री दिए उस शहर में। तो पॉलिटिकली, कल्चरली हर तरह से बहुत ही एक एक्टिव शहर रहा है और वहीं की मैं पैदाइश हूँ। वैसे मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मेरा खून उत्तराखंड का है, मेरे तेवर इलाहाबादी हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हालांकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इतना सब सोचा नहीं था कि हो जाएगा जिंदगी में। अभी जिस भी छोटे मोटे मकाम में मैं पहुंचा हूँ, कभी मैंने सोचा थोड़ी था कि ये हो जाएगा। कुछ नहीं मुझे पता था, मैं तो अंधेरे में चीज़ों को ढूंढ रहा था और पता नहीं शायद किस्मत ठीक थी और थोड़ी पढ़ाई लिखाई ठीक थी कि मुझे अंधेरे में भी चीज़ें मिलती गई। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का भरोसा था, मुझे लगता है सबको उसी को होना चाहिए और सब तरक्की वही। कलयुग में कुछ और होता है, लेकिन मैं सब इंसानियत जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, दूसरे के लिए एक प्यार है, एक कंपैशन है, तो आपको चीजें मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। दूसरे के लिए कोई भेदभाव, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं अमीर हूँ गरीब है, मैं किसी और तबके से हूँ वो किसी और तबके से है, ये दूरी अगर बढ़ाई आपने तो कुछ नहीं मिलेगा हासिल। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और कहीं नहीं पहुँच पाएंगे।
तो इंसानियत वही सबसे बड़ा बंधन है, और बंधन नहीं मतलब वो सबसे बड़ा रक्षाबंधन है। तो उसी में चलिए, और मैंने तो वही कोशिश की है। और एक बार अच्छा इंसान जैसी बात हो रही है, इंसान सलीम जावेद का तो नाम सुन रही होगा, अपने तमाम पिक्चरें लिखी उन्होंने। हमारे वैसे फॉर्मली गुरु नहीं है, लेकिन मैं सलीम जावेद को अपना गुरु ही मानता हूँ एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। तो मैंने एक बड़ी पिक्चर बनाई थी, वो चली वाली नहीं लगा, तो लेकिन मैंने सलीम साहब को दिखाई वो फिल्म, उसका नाम था बुलेट राजा। तो सलीम साहब ने देखी और अच्छी है पिक्चर, जो भी है काम का पिक्चर में जो कमियाँ थी वो भी बताई। तो मेरे साथ मेरे बचपन का दोस्त भी आया हुआ था, दुबई में रहता है, हम लोग छोटपन से दोस्त थे। मैंने सलीम साहब मेरा दोस्त है, इसका नाम संजय है। कहते धुलिया साहब एक बार बताऊँ आपको अच्छा इंसान कौन होता है? मैंने कहा सर बताइए। कहते जिसके पुराने दोस्त और पुराने नौकर वो अच्छा इंसान होता है। तो एक बात फिर मैं गिनने लगा कि मेरे कितने पुराने दोस्त हैं, तो काफ़ी सारे निकल गए जिनके साथ मैं गुल्ली डंडा खेलता था, और आज भी हम लोग अच्छे संपर्क में हैं और मिलते जुलते हैं और बहुत अच्छा याराना है। फिर मैंने कहा मेरे घर में काम कौन कौन कर रहा है? हालांकि मुंबई में 93 में पहुंचा हूँ, 94 से मेरे घर में जो 2 लोग काम कर रहे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं और वो परिवार जैसे हैं। तो मैंने कहा शायद सलीम साहब, शायद मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छे इंसान का आगे सर सवाल मेरे पास अभी द तेगमांचो धुलिया बनने से पहले का है। वो सफ़र इलाहाबाद से चलकर फिर जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक गए, और फिर आपने ये कैसे सोचा, या फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, परस्यू करना है? जैसा आप कह रहे थे कि छोटे छोटे सपने, वो क्या सपने थे और ये जर्नी वहाँ तक कैसे आई, आगे बढ़ी? अब ये सब तो गूगल में मिल जाएगा। मुझे लगता है इंसान जो है वो घर में बनता है, परिवार बनाता है आपको। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरा परिवार मेरे माता पिता और मेरे 2 बड़े भाई, 3 भाई हैं, मुझसे 2 बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। परिवार में हमेशा मेरे पिताजी इवेंचुअली हाई कोर्ट के जज थे, वो मेरी मदर संस्कृत की प्रोफेसर थी। तो मैंने घर की और सब फिल्में देखते थे, बड़ा लिबरल किस्म का माहौल था मेरे घर में, किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। और मैं क्योंकि मेरे भाइयों में मेरा एज डिफरेंस है, 7-8 साल का डिफरेंस है, तो वो जो कहते हैं द फैमिली व्हिच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो घर में साथ में खाना खाते हैं, तो वो परिवार हमेशा बना रहता है। तो दिन में तो नहीं, दिन में सब नौकरी पेशा थे, हम भी स्कूल जाते थे, लेकिन रात का खाना सब मिलकर जब खाते थे तो डिनर टेबल पे हमेशा या तो पॉलिटिकल बातें होती थी, या लिटरेचर पे बातें होती थी, या फिल्मों पे बातें होती थी, और मैं सिर्फ एक मूक दर्शक रहता था, क्योंकि मुझको कुछ पता ही नहीं था। ऐसे सुनता रहता था, ऐसे टेबल टेनिस जैसे घोड़ा ऐसे सुनता रहता था, और शायद वो बातें मेरे अंदर घर करती रही। मैं उन्हीं बातों से बना हूँ। मेरे बड़े भाई म्यूजिक में जब गिटार बजाते थे, मैंने भी गिटार बजाना शुरू कर दिया। वो थिएटर करते थे, मैं भी थिएटर करने लग गया। लेकिन क्योंकि वो बड़े थे, उनको पैरों पे खड़े होना था, तो वो नेवी में चले गए, और मेरे को मौका मिल गया, तो मैंने कहा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊँ, करवाना लग जाओ। तो पहले अटेम्प्ट में वो भी किया मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो ऐसे ऐसे करके तो मैंने घर वालों, बड़े भाइयों को, अपने माँ बाप ने जो किया उनको ही देखते देखते आगे बढ़ा। ऐसा कोई वैसे कुछ पढ़ाई या ऐसी कोई चीज़ नहीं। पढ़ाई में मैं ठीक ही ठाक था। हम सब आपकी फिल्मों को तो जानते ही हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे फिर फिल्म निर्देशन की तरफ आपने ये सोचा कि मुझे हासिल जैसी पहली फिल्म सबसे पहले बनानी है। खासतौर से यूँ भी कि सिनेमा का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उस वक्त तक सिनेमा का दौर जो है वो बहुत बदल रहा था, या बदलने की कोशिशों में तो थे, लेकिन
सारा जो था सिस्टम वो बॉम्बे बेस्ड ही था। ऐसे में एक छोटे शहर से जब आप आते हैं और जब अपने मन की बात करने की कोशिश करते हैं जिससे पहले किसी ने न कहा हो, तो वो कितना क्रिएटिव था, वो कितना स्पॉन्टेनियस था, या उस पर कितना दबाव था या दबाव नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है जो नया दौर का सिनेमा आया है जिसमें अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली, श्रीराम राघवन जैसे निर्देशक हैं और जिनके साथ अब हम एक तरह का अपनापन महसूस करते हैं, शायद वो शुरुआत आपसे होती है। अब क्या है कि जैसे हम आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सबके हीरो होते हैं ना, तो अगर आपने सचिन तेंदुलकर को जिंदगी भर अपना हीरो बना लिया तो आप कभी खुद सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाएंगे। मैंने हमेशा अपने हीरो बनाए, उनको तोड़ दिया हमेशा। जब मैं ड्रामा स्कूल गया तो वहां पे बड़े बड़े नाम थे, मतलब कारण जी से लेके बंसी कौल से लेके तमाम जिनके नाटक हम लोग ऐसे किए। सेकेंड 3 साल का कोर्स होता है, सेकेंड ईयर में मेरे वो सारे हीरो टूट गए थे। मैं उनको नजदीक से देख रहा था, मैंने कहा तो सरकारी पैसे भी जिंदा है, थिएटर इसीलिए बढ़ नहीं पा रहा है। हर रोज जब नाटक होता है सेम ऑडियंस आती है, ऑडियंस तो बढ़ ही नहीं रही, क्या योगदान है इनका। कल सरकार पैसा देना बंद कर देगी तो घर तो चूल्हा बंद हो जाएगा, कहाँ गए हीरो, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, नथिंग। फिर मुंबई जाने का कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो मुझे याद है जब सेकेंड ईयर में था, जब्बार पटेल करके थिएटर के बहुत स्टॉलवर्ड के डायरेक्टर है मराठी के, वो फिल्में भी बनाते हैं, तो वो थिएटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो थिएटर में डॉक्यूमेंट्री बनाने तो लाजमी है, कैश फ्लो ड्रामा तो आना ही है, क्योंकि वो तो मक्का है थिएटर का, पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ। तो आप यकीन मानिएगा कि हम लोग की क्लास चल रही थी और वो लोग लाइट वाइट को लाइट बॉयज थे और लाइट वाइट लगा रहे थे। मैं लाइट बॉय को देख के लग रहा था ये अमिताभ बच्चन है, लाइट बॉय को, इतना मैं ऑस्ट्रक था। हेलो। फिर मुंबई गया तो वहां पे फिर अपने सारे हीरो तो टूट गए, फिर ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो अपने हीरो को बनाओ और तोड़ो। तो इवेंचुअली जो आप कह रहे हैं कि हासिल जो मेरी पहली फिल्म थी 2002 बंद, तो 2001 में गई थी, 1 साल लगा उसको रिलीज होने में, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था मेरे प्रोड्यूसर को पिक्चर का कुछ होगा, क्योंकि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। 2000 के टाइम आप लोग शायद यंग है, कुछ लोग शायद पैदा ही कपूर में होंगे। 2000 एक ऐसा टाइम था जब ऋतिक रोशन आया था और कहो ना प्यार उसकी बहुत बड़ी हिट हुई थी, और उसके बाद उसकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद। क्यों? क्योंकि ऑडियंस चट चुकी थी, पक चुकी थी वो मसाला फिल्में देखते थे, वो सेम फिल्में होती थी, हीरो हीरोइन ने 4 गाने गाएंगे, इवेंचुअली क्लाइमैक्स में हीरो की माँ और हीरोइन को विलेन टांग देगा, हीरो की एंट्री होगी, विलेन को मारेगा, बीच में कुछ कॉमेडी सीन, जॉनी लीवर, ये सब हर फिल्म में एक ही जैसी थी। लोग बोर हो रहे थे और ऋतिक की फिल्में फ्लॉप हो रही थी। आई थिंक फिल्में कुछ नहीं चेंज करती, समाज जब चेंज हो रहा होता है तभी ये सारी चीजें बदलती हैं, और समाज चेंज होता है राजनीति से, राजनीति चेंज होती है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है, इकोनॉमिक्स ड्रिप करके सोसाइटी चेंज होती है, ये ट्रायंगल है। तो शायद वही कुछ असर हो रहा होगा। तो मुझको बनाती थी हासिल, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़े जोरदार पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वैसी पॉलिटिक्स शायद कहीं नहीं होती, मतलब अगर यूनिवर्सिटी में देखा तो पक्का एमएलए बनना है उसको, और हर तरह की चीजें होती हैं उसमें, जातिवाद, वायलेंस, मुझको उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप पे लव स्टोरी कहनी थी। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स मेरे साथ हुई थी, लव स्टोरी मेरे किसी दोस्त के साथ थी, मैंने उनको जोड़ दिया था। तो मैंने लिखी फिल्म, मैं प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के लिए ये क्या पिक्चर है, ये तो, और मैंने खुद ही अपने सामने 2000 में इलाहाबाद में बहुत बड़ा कुंभ मेला हमारा, तो 122 साल वाला जो ग्रह कोलाइड करते हैं तो पता है, तो बहुत बड़ा कुंभ मेला था वो, मैंने क्लाइमैक्स कुंभ मेले में लिख दिया था, इसका क्लाइमैक्स मैं कुंभ मेले में शूट करूंगा। कुंभ मेला आ गया, जा रहा है, प्रोड्यूसर नहीं मेरे पास। अरे मैंने कहा तो चला जाएगा, मैं कहाँ से इतने सारे करोड़ों लोग जो कुंभ मेले में आते हैं उनको बटोरना तो असंभव बात, हो ही नहीं सकता। तो कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए, कुछ 4-5-6 लाख रुपए, एक्टर्स जो थे वो ऑलरेडी थे कि हम करेंगे, उन सबको लेके मैं गया इलाहाबाद, और मैंने पिक्चर का क्लाइमैक्स पहले शूट किया,
जितना क्लाइमैक्स है, गोलियां चल रही हैं, वो क्लाइमैक्स में भीड़ भाड़ में, वो आके मैंने दिखाना शुरू किया तो बॉम्बे के लोगों की हालत खराब होगी। उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। तब मुझे प्रोड्यूसर मिला तो उल्टी गंगा भी, मतलब पहले क्लाइमैक्स शुरू हुआ फिर पिक्चर चालू हुई। तो ऐसे करके मैंने वो फिल्म बनाई। फिल्म बनने के बाद भी कोई उसको खरीदने को रेडी नहीं, क्योंकि अलग टाइप की कहानी थी, टिपिकल फिल्म नहीं थी वो। लोगों को अच्छी लगती थी लेकिन कहते थे कौन देखेगा, कौन है इरफान खान? जिमी शेट्टी को कोई जानता नहीं था, एक आध पिक्चर आई थी उसकी, मोहब्बतें और माचिस स्टोरी। कहते कौन इनकी फिल्में देखेगा? वो बहुत अच्छी एक्टिंग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो विल बाय द टिकट। इवेंचुअली बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो फिल्म रिलीज हुई और फिर सारे अवार्ड्स मिले और आज जो भी मैं हूँ उसी फिल्म की वजह से हूँ। तो फेलियर आपको सिखाता है, वाकई में सिखाता है फेलियर। और जो फेलियर उसको मुझे जो जूते पड़े उसको मैं सीखा हूँ। आपसे अभी रास्ते में भी मैं असिस्टेंट होता था शेखर कपूर जी का। और शेखर कपूर का अपना नाम सुना, उन्होंने मासूम, मिस्टर इंडिया, बहुत सारी फिल्म बनाई। फिर हॉलीवुड में उन्होंने फिल्म बनाई। तो उनकी एक फिल्म थी प्लैनेट हुई, भूलन देवी पे जो थी। तो मैं शेखर जी का असिस्टेंट था। तो जब उस फिल्म की रिसर्च हो रही थी, तमाम किताबें, अखबार सब पढ़ाई कर रहे थे हम। तो एक मैगजीन आती थी संडे, आनंद बाजार पत्रिका की, जैसे आप इंडिया टुडे आउटलुक आता है, तब संडे बंद हो गई मैगजीन। तो उसके कवर पे थे भूलन देवी का वो सरेंडर करने वाली फोटो और डेकॉइट्स पे ही पूरा वो इशू था। तो उसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ा था कि भाई पाल सिंह तोमर है, वो फौज में था और फिर वो एथलीट था, नेशनल चैंपियन बना स्टीपल चेस का, फिर इवेंचुअली वो डकैत बन गया। तो मैंने तो बड़ी कमाल की कहानी है, मैं कभी डायरेक्टर बनूंगा तो इस पे तो पिक्चर, पहली पिक्चर यही बनाऊंगा। वो हुआ नहीं कभी, क्योंकि मेरे पास वही एक संडे का 2 पेज का आर्टिकल था। प्रोड्यूसर के पास जाता, प्रोड्यूसर कहते हैं कहानी लिखो। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रिसर्च का जो डिसिप्लिन है वो अभी बहुत ताज़ा है, नया नया है, उस वक्त नहीं था। तो कहते थे कहानी लिखो। मैंने कहा सर रियल लाइफ स्टोरी है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, पाल सिंह तोमर कहाँ रहता था, गाँव ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब तो स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं। कहते नहीं। तो कभी मैं फिल्म बना नहीं पाया। इवेंचुअली मुझे यूटीवी प्रोड्यूसर मिले, मैंने फिल्म बनाई तो वो लोग देखते थे लेकिन उनको पाल सिंह तोमर में कोई विश्वास नहीं था। उनको लगता था ये भी कौन देखेगा, ये डार्क पिक्चर कौन, इसकी क्या है। तो 1 साल तक उन्होंने वो पिक्चर रिलीज ही नहीं की। और ये होता है कि अगर आप सैटेलाइट, जो आप टेलीविजन में देखते हैं, तो अगर आपने पिक्चर के राइट सैटेलाइट में भेज दिए तो आपको पिक्चर रिलीज करनी पड़ती है, ये लाजमी है। तो उन्होंने सैटेलाइट भेज दिया, पाल सिंह हमको पिक्चर रिलीज करनी थी, पर रुके हुए थे, कर नहीं रहे थे। और आपकी जिंदगी टिकी होती ना कि आपने पिक्चर बनाई है, पिक्चर का जो भी हश्र होगा, जो भी नतीजे में पहुंचेगी, इवेंचुअली आपकी आगे का फ्यूचर डिपेंड ऑन दैट। अगर चल गए तो मैं अपना प्राइस बढ़ाऊंगा नेक्स्ट पिक्चर के लिए, मैं क्यों साइन करूं नेक्स्ट पिक्चर। अब हालत खराब, आप दिन भर ऑफिस में बैठे हैं, डीवीडी में फिल्में देख रहे हैं, शाम को टीटी खेल रहे हैं और काम ही नहीं है कुछ। ये 6 महीने तक चलता रहा। और एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि तुम ये कर रहे हो, रुके हुए हो, कोई पिक्चर का रिलीज नहीं, क्या जिंदगी फुल स्टॉप। और ऑफिस में आते थे हीरो वाले रणदीप हुडा, ये सब आते रहते, टीटी खेलते थे। एक दिन मैंने कहा फिल्म बनाते हैं, पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा। और डिजिटल एज आ रही थी, तब तक ये डिजिटल कैमरा जिस पे आप लोग शूट कर रहे हैं तब कहाँ नहीं। ये 2010 की बात। और उसको मालूम था कि डिजिटल आने वाला है और बहुत सस्ता हो जाएगा, फिल्म मेकिंग का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो मैंने एक दोस्त से कहा मुझे 75 लाख रुपए दे दे, मैं 75 लाख का पिक्चर बना के दे दूंगा। उसने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ पक्का। तो बैठे क्या फिल्म बनाएंगे, मैंने पिक्चर अच्छी कौन सी लगती है। मैंने कहा यार मुझको तो ऑल टाइम फेवरेट मेरी फिल्म है साहिब बीबी गुलाम। तो साहिब बीबी गुलाम बनाएंगे अभी। मैंने कहा अभी तो गुलाम, किसी ने टाइटल किया साहिब बीबी गैंगस्टर। मैंने कहा वंडरफुल, मैंने कहा रजिस्टर कराओ टाइटल। तो टाइटल रजिस्टर कर दिया साहिब बीबी और गैंगस्टर। मैंने कहा साहिब बीबी है तो उसका मतलब हवेली भी होगी, एक पुराना वो भी होगा। तो हाँ, तो हवेलियाँ ढूंढी जाए। तो जो मेरा दोस्त जिसने पैसे लगाए थे राहुल मित्रा, उसके बड़े भाई गुजरात में IAS ऑफिसर थे। उन्होंने कहा आप गुजरात आ जाओ, वहाँ पे है कुछ ऐसी जगह। तो गए, तो एक जगह है बालिया, बहुत छोटा सा कस्बा है, कुछ नहीं, वहाँ तो होटल भी नहीं, नथिंग।
बट वहाँ के पुरानी प्रिंसली स्टेट है तो वहाँ पे पुरानी हवेली थी वो देखी, सब कुछ उल्टा हुआ। पहले टाइटल आया, फिर लोकेशन आई, फिर स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर डिजिटल कैमरा आया। मैंने किसी एक्टर को पैसे नहीं दिए, मैंने कहा पैसा नहीं दूंगा। वो पिक्चर मैंने 2 करोड़ रुपए में बना दी और पिक्चर चल गई। चलने के बाद फिर 5 सिंह के भरोसे मैंने पिक्चर चली, तब 5 सिंह तो ओपन रिलीज हुई और उसके पोस्टर था फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ साहब बीवी गैंगस्टर कम्स 5 सिंह तोमर। तो ये फिगर आप 1.5-2 साल घर बैठे टीटी खेलना और सडनली आप कहते क्यों, इसलिए आए थे इलाहाबाद छोड़ के अपना शहर टीटी खेलने गए। तो ये इनोवेशन था क्योंकि मुझे मालूम था डिजिटल कैमरा आने वाला है, फिल्म मेकिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा और मैंने 29 डेज में, बहुत कम होता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, 29 दिन में मैंने साहब बीवी गैंगस्टर की शूटिंग पूरी कर दी, जिसमें एक्शन भी था, गाने भी थे, ड्रामा था, सब कुछ था। तो पॉसिबल किसी ने बनाई हुई 29 डेज में पिक्चर। वो फ्रेंचाइजी हो, पार्ट 2 भी चली, पार्ट 3 नहीं चली, बट पार्ट 1 पार्ट 2 चली। और वो यही है इनोवेशन और नेसेसिटी, जरूरत। आपकी भूख ने मुझको कहा कि बनाओ बेटा, आप लग्जरी और बहुत कन्वीनियंट, एक बहुत ही खुशहाल और आराम वाली जिंदगी में जब आप रहते हैं तब चीजें नहीं होती। जब आपकी जरूरत होती है और अगर आप में कुव्वत है तो होती है। सर, आपने संडे मैगजीन की बात की और फिर आपने कहा कि हमारे यहाँ पर रिसर्च को लेकर उतना, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में उतना स्कोप नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आईसेट यूनिवर्सिटी ने ये पुस्तक यात्रा जैसा कॉन्सेप्ट फिर से शुरू किया है, हालांकि इस यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास में तो लगातार विज्ञान यात्रा और इसी तरह के जत्थे मेले, जिस तरह से मास मोबिलाइजेशन हो और गांव शहर कस्बों में ये सारी चीज़ें पहुँचे, तो ये पुस्तक यात्रा भी उसी थीम पर है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। प्लस इस यूनिवर्सिटी में स्किल पर थोड़ा सा फोकस किया गया है, स्किल्स पर, कि आपको हम रेगुलर स्टडीज़ तो करना ही चाहिए, लेकिन स्किल्स और आर्ट और कल्चर, ये तीनों चीज़ों का जो मेल है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपने वो संडे मैगजीन की बात की, फूलन देवी की वो जो बैंडेड क्वीन थी, वो शायद 95-94 में बनी थी और शायद उसकी रिसर्च तो और 1-2 साल पहले से चल रही होगी। तो आपकी मेमोरी में वो कहीं अटक गया था, उसने आपको भीतर से शायद कनेक्ट करवाया। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप पढ़ने की बात को, आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, क्या ये बचपन से था कि हाँ हमें लेखकों को पढ़ना है, आपने जिक्र किया है इलाहाबाद का, और किस तरह से फिर वो आपकी फिल्मों की राइटिंग तक वो पढ़ना आया? ईमानदारी से बोलूं तो नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एविड रीडर था कि मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ता तभी था जब कहा जाता था कि पढ़ो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ता था। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि वो बहुत ही सहज रूप से ज़िंदगी में आई, उसके लिए मुझको बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी। जैसे कि प्रेमचंद जी का नाम सभी ने सुना है, तो उनके बेटे थे अमृत राय सिंह प्रेमचंद जी, वो खुद भी राइटर थे और उनका घर हमारे घर के पास था, धूप छाव नाम था उनके घर का, आना जाना था। तो उनका कोई केस था, कोई सिविल मैटर था जो कि मेरे पिताजी ने लड़ा था केस। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर का नाम केशव है, तो उन्होंने बोला केशव कितने पैसे लोगे, फीस क्या है? उन्होंने कहा सर पैसे नहीं लूँगा, आप प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं जो हैं, उनकी वो जो कहानियों का संग्रह है, मानसरोवर और सारे नॉवेल्स, आप वो मुझे दे दीजिए। तो मैंने बचपन से अपने घर में मानसरोवर, गोदान और कफन और ये सब अपने घर में देखी, तो नेचुरली है तो पढ़ लिया। मतलब महादेवी वर्मा जी के घर मेरी मदर, क्योंकि हवन होता था तो आम की लकड़ी लगती है हवन में, तो मैं महादेवी वर्मा के लिए आम की लकड़ियां सूखी लेने जाता था। आप बताइए किसी की किस्मत में हो गए? ऐसा नहीं कि मैंने महादेवी वर्मा की सारी कृतियां पढ़ी, उनकी गिल्लू गिलहरी वाली कविता थी वही पढ़ी मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। तो लेकिन ये आसपास चीजें हो रही थी, क्योंकि लोग आप लोग पढ़ते हैं, मैंने तो ऐसे देखा है उनको
आमने सामने। तो नहीं, मैं ऐसा पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ा मैंने सिर्फ तभी जब जरूरत थी। और लेटर मतलब मैं खिला हूँ 11वीं कक्षा के बाद। 11वीं कक्षा के पहले मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि 11वीं से मेरे अंदर वो किस्मत का कुछ चक्कर होता होगा। 11वीं से मैं फिर पढ़ना और थिएटर और ये वो सब करना शुरू किया। आजकल मैं पढ़ता हूँ, मैं 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, और मैं बहुत फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ। तभी पढ़ता हूँ जब कोई बोले कि इस पर एक कहानी या कोई फिल्म की पॉसिबिलिटी है तो मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं बाकी की चीज़ें, पॉलिटिक्स और बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजी, इन चीज़ों पे जो किताबें हैं, हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री, इन सब पे मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, और फिक्शन में नहीं के बराबर पढ़ता हूँ। एक सवाल आगे ले जाकर एक फिल्म की शक्ल में कैसे बनाता है, अपनी किसी फिल्म की मेकिंग को लेकर आप अगर कुछ बताएं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पहले तो मैं बता दूं कि फिल्म जो मेकिंग जो ये विधा है, ये परफेक्ट आर्ट है। इससे बड़ी कला नहीं है दूसरी कोई, हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें पेंटिंग भी है, इसमें लिटरेचर भी है, इसमें आर्किटेक्चर भी है, इसमें सब कुछ है, एक्टिंग भी है, थिएटर भी है, सब कुछ है इसमें। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स, बिकॉज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं राइटर कैसे बना, मतलब मुझको राइटर, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूं तो हिंदी तो मेरी ठीक है ही, भाषा मेरी अच्छी है, और हिंदुस्तान में सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ का ही रीजन है जहां पे बिना किसी लहजे के, बिना किसी एक्सेंट के हिंदी बोली जाती है। साफ हिंदी सिर्फ इसी क्षेत्र में बोली जाती है, बाकी सब जगह बहुत अच्छी बोलते हैं हिंदी, लेकिन एक देशज एक फुट आ जाता है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, और 3rd ईयर में वो कुछ ऐसी बदकिस्मती थी हमारी की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ था कि पूरी क्लास एक्टिंग में स्पेशलाइज कर रही थी। ऐसा कभी हुआ नहीं था, नहीं तो डायरेक्शन के स्टूडेंट होते थे, एक्टिंग के होते थे। तो मैंने भी सेकेंड ईयर में बोला था कि मुझको डायरेक्शन दे दो, लेकिन 2 ही लड़के थे, मैं और मणिपुर का लड़का था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि 2 लड़कों के लिए फैकल्टी नहीं आ सकती है, आपको एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है। अब एक नाटक हुआ, बहुत बड़े नॉर्वे के राइटर हैं हेनरिक इब्सन, उनका प्ले था द वाइल्ड डक, मुर्गावी के नाम से, यशपाल जी जो उनका ट्रांसलेशन था। अब डायरेक्टर साहब ने बोला रीडिंग करो, अब सब लोग रीडिंग करने लगे। मेरी हिंदी अच्छी, मैंने अच्छी हिंदी पढ़ ली, उन्होंने मुझको मेन रोल दे दिया। मैं लायक नहीं था उस रोल के, मैं बहुत बुरा एक्टर था। और जब वो नाटक पढ़ने लगे, जब रिहर्सल, इतनी रियलिस्टिक प्ले था वो, मॉडर्न रियलिज्म था, लेकिन उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, इतनी संस्कृताइज थी कि वो रियलिज्म, वो हाव भाव, वो बिहेवियर रियल आ ही नहीं रहा था। और वो इतना बड़ा फ्लॉप नाटक हुआ। मैं लोगों को जमाइयां लेके देख रहा था, 3 लोग बैठे हैं, मुझको लगता था दिल्ली श्रीराम सेंटर में बम पड़ जाएगा, प्ले ना। तो मैंने कहा कि ये इसकी राइटिंग खराब थी, अगर इसकी राइटिंग अच्छी और रियल होती तो मैं भी कर पाता। दैट एनकरेज मी, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट। तो फिर मैं अंग्रेजी नाटकों के ट्रांसलेशन करने लगा। और क्योंकि मैंने ड्रामा थिएटर किया था, एक्टिंग की, तो मुझे मालूम था कि जब एक्टर ये डायलॉग्स बोलेगा तो अच्छा लगेगा बोलते हुए। तो ये क्वालिटी मैंने इम्बाइब की, सीखी कुछ देख करके। इवेंचुअली मैंने थिएटर तो नहीं किया, और सिनेमा में ही आया। और सिनेमा में मतलब जैसे मैंने कहा, सलीम जावेद गुरु हैं, तो उनकी राइटिंग से बहुत प्रभावित रहा मैं, कि बहुत सहज ढंग से राइटिंग करते थे। उनकी डायलॉग्स में कोई बड़े बड़े शब्द नहीं होते थे, बहुत ही, जैसे मैं उनको डायलॉग सुना ही रहा था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म थी मजबूर, तो उसमें अमिताभ बच्चन जाते हैं और उनको एक्वेरियम, मछली का एक्वेरियम खरीदना होता है अपने घर के लिए। तो वो बोलते हैं कि देखिए, मैं मछलियों के बारे में उतना ही जानता हूँ जितने मछलियाँ मेरे बारे में जानती हैं। तो ये लाइन इतनी बढ़िया है, कि आराम से बोली गई लाइन है, और इतनी आराम से लिखी गई लाइन है, सब बातें समझ में आ जाती है। यहाँ से सीखा, क्योंकि बड़े शब्दों में मत खेलो,
बात क्या कह रही है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये सलीम जावेद और वही एक फेल नाटक ने मुझे राइटर बना दिया। मैं एक्टर था नहीं और मैं बहुत बुरा एक्टर था। तो अनुराग कश्यप साहब ने मैंने एक फिल्म बनाई थी नाना पाटेकर के साथ, जिसका नाम है शागिर्द। तो उसमें मैंने अनुराग को विरोध दिया। फिर अनुराग ने मेरे ऑफिस में स्क्रिप्ट भिजवाई कि जो है ये मैं प्यार से लोग मुझे टिशू बुलाते हैं, तिग्मांशु थोड़ा भारी पड़ता है, तो ये स्क्रिप्ट है मैं कर रहा हूँ, इसमें ये रोल आप करिएगा। मैं पता नहीं, मैंने कहा कर लूँगा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं और मेरा बनारस में शूटिंग है, 10 दिन बाद शूटिंग के लिए जाना है। फिर दूसरी स्क्रिप्ट पढ़ाई, कहते 2 पार्ट में, मैंने कहा 2 पार्ट में, तो 2 फिल्में हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर हफ्ते भर बाद पता लगा मुझको एज भी करना है, वो प्रोस्थेटिक्स वाले आ गए, आपको 75 साल का। मैंने कहा भैया मैं ऐसा एक्टर थोड़ी हूँ, खड़ा करवा लो, हाथ मिलवा लो, चाय पिलवा लो, इस तरह की छोटी मोटी एक्टिंग कर दें, दरबार बना दो। उससे अगर अपनी क्षमता है नहीं क्या, नहीं तो करना है। तो मैंने ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद 1989 में मैंने पास आउट किया था, से लेकर मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। छोटे मोटे दिल से फिल्म शाहरुख, क्योंकि मैंने लिखी थी वो मणिरत्नम कर उस लड़का से शाहरुख के साथ थोड़ा कर दिया, कुछ वो एक्टिंग नहीं कह सकते उसको जूनियर आर्टिस्ट वाले रोल करते हैं। अब ये बड़ा रोल था राणाधीर सिंह का। तो मुझे लगा जब मैं सेट पे पहुंचा तो वो हुआ ही हो कि सब दोस्त यार थे आसपास, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। डायरेक्टर दोस्त है, मनोज वाजपेयी सब यार हैं, दोस्त है, रोज का उठना बैठना है। तो मेरे ऊपर फिर मेरे को अगर मैं खराब एक्टिंग भी करूंगा तो मेरी कोई दाल चावल थोड़ी बंद हो जाएगा। मैं तो डायरेक्टर हूँ, लोग कहेंगे एक्टर खराब है, ऐसी तैसी का कर लो। फिर भाषा, अब वो बिहार में बिहार में मैंने कहा देखो मैं नहीं बोलूंगा बिहार में, क्योंकि मैं वहां का हूं नहीं, मैं बोलूंगा फंस जाऊंगा। तो मैं अपनी अवधि ही बोलूंगा जहां का मैं हूं। तो मैंने अवधि ही बोली है और वो हो गया। अब वो दूसरे की शायद लोगों को पसंद आए कि उस पिक्चर में बहुत सारी गालियां हैं, आप परिवार के साथ बैठ के पिक्चर नहीं देख सकते। और वो एक्चुअली लड़कों के लिए फिल्म, लड़कों के लिए और कुछ उम्र दराज लोगों के लिए भी है जो अपने आप को अभी भी लड़का समझते हैं। तो वो फिल्म हो गई और सारे अवार्ड भी मिले मुझे। उस साल पिक्चर रिलीज थी अग्निपथ ऋतिक वाली, और उसमें 2 मेन विलेन थे, उसमें संजय दत्त भी था और ऋषि कपूर भी थे और मैं भी था कैंडल वासेपुर के। सारे अवार्ड मुझको मिले। यही ना कि काम करो विदाउट एनी प्रेशर तो हो जाता है, यही सीख है इससे और कोई। मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, एक फिल्म में जब आप लिखते हैं तो क्या ये कुछ वो स्क्रिप्ट में थे या वहाँ पर एक्टर्स के साथ में इम्प्रोवाइजेशन के साथ भी चीज़ें कुछ बनती हैं, या आप कैसे बोलते हैं हाँ ये चीज़ रखें ये चीज़ न रखें स्क्रिप्ट में या डायरेक्शन करते वक्त? नहीं, ज़्यादातर तो स्क्रिप्ट में ही होती 99%। अब जैसे मैं पहली पिक्चर हासिल बना रहा था तो मैं डायलॉग सेट पे लिखता था, क्योंकि इतनी हवा तो फिल्म बन रही थी कि इतना टाइम ही नहीं था। स्क्रीन पे रेडी था, तो जब स्क्रीन पे रेडी होता है तो प्री प्रोडक्शन, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, कौन सा एक्टर कब आना है, किसको भेजना है कब, वो सारी आपका जो प्रोडक्शन का काम है वो पॉसिबल है स्क्रीन पे रेडी है। डायलॉग में सेट पे लिख रहा था, तो वो शायद ये सब जो है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ। ऐसे किरदार मैंने देखे हैं कि बीच में उठा बड़ा, और मुझे फिल्मों में भी उसी तरह के किरदार पसंद होते हैं जो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, जो अथॉरिटी को कहते हैं तेरी ऐसी तैसी, वो मुझे पसंद है। क्या कोई आप ले हाँ, मेरा एक वेब शो है हॉटस्टार में, उसका नाम है
क्रिमिनल जस्टिस, वो मैंने बनाया। और अभी मैं ख़त्म करके आ रहा हूँ, अभी मैं 4 दिन पहले ही ऊटी में था, कनूर में, वहाँ मैंने बनाया, उसका नाम है डॉक्टर कपूर, वो भी अभी आएगा। फिर एंड ऑफ द ईयर, नेक्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी में मैं एक बहुत अच्छा बड़ा शो है, विकास स्वरूप राइटर हैं जिनकी नॉवल पे स्लमडॉग मिलियनेयर बनी थी, उस नॉवल का नाम था क्यूएनए। तो उनका एक नॉवल है जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट्स। तो विकास स्वरूप बहुत बड़े, मतलब एक्चुअली इस वक्त वो कनाडा में हिंदुस्तान का एम्बेसडर है, वहाँ बहुत बड़े राइटर हैं। तो उनकी नॉवल पे है वो 6 सस्पेक्ट, वो मैं बना रहा हूँ। और एक आध फिल्में हैं जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास समय का कंस्ट्रेंट है, इसके पहले कि मैं अपनी तरफ से सवाल बंद करूं, यहाँ से सवाल शुरू करूं, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ये जो पुस्तक यात्रा है, आप इसको लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई मैसेज देना चाहें या आप अपनी बात अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो? ये पुस्तक यात्रा के बारे में मैं थोड़ा भी और जानना चाहूँगा, मतलब जो भी है, जो भी आप लोगों का एंडेवर है जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक काम है। ये किताबें जाएंगी, लेकिन अगर सर मुझको डिटेल पता चल जाए कि किस रूट से जाएगी, छोटे शहरों में जाएंगी, छोटे स्कूलों में जाएंगी, बच्चों जिस तरह की मैंने किताबें बाहर देखी तो लग रहा है कि छोटे बच्चों के लिए ये किताबें ज़्यादा हैं, जो कि 2nd 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो अलग अलग विषयों पर मैंने किताबें देखी, वो साइंस पे भी थी और कुछ कहानी फिक्शन की थी, प्रेमचंद की भी थी, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि इससे ज़्यादा नेक काम पढ़ाना वो किसी भी तरह से किया जाए, तो इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। दान और पढ़ाई, सैल्वेशन की तरफ अगर जाना है तो या तो दान करिए या किसी को पढ़ाइए, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती दुनिया में। कुछ 2-3 सवाल मैं यहाँ से लेना चाहूँगा, अगर इसको पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। रहे और उनको एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चलो ये सवाल तो अच्छा है, बहुत किताबी है, बोरिंग है सवाल। अगर मैं अब तक आपसे जो बातें कर रहा था, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगा हो कि मैं आपके लिए वो बात जरूरी लगी, आपको बिल्कुल लगी, और कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन लेना उससे, तो शायद वही थी मोटिवेशनल बात। मैं कोई मोटिवेशनल टेक टॉक स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन यही है, सपने देखो और घबराओ नहीं, किसी से कभी नहीं घबराना, सच्चे रहो, ईमानदार रहो, इंसान देखो, इंसान अच्छे होगा तो सब कुछ हो जाएगा, बस। बेसिकली एज एन एक्टर एंड राइटर सर, ये मेंटेन करना थोड़ा पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग जिस चीज़ के क्षेत्र में हैं, चाहे एक्टर हो या फिर राइटर हो, उस चीज़ को मतलब अगर मेंटेन करना हो कि हम लोग ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेली कॉम्पिटिशन में फेस करना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे मेंटेन रख सकते हैं कि हम लोग एक्टर हैं तो उस चीज़ के लिए हम बेहतर बनते रहें और इसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं? तो सर इसके लिए आपका डायरेक्शन चाहिए था। अगर आप एक्टर हैं और एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीरियसली बनाना चाहते हैं, एक तो होता है शौक, और एक्चुअली शौक ही है। तो अगर आपको एक्टिंग को अपना करियर बनाना था तो मेरी सलाह ये होगी कि आप देखिए, स्किल है ये। अगर कोई सिंगर है, कोई क्लासिकल सिंगर है या क्लासिकल डांसर है, तो वो हर रोज रियाज करते हैं, 1-2 घंटा सब रियाज करते हैं। एक एक्टर ही है जो बिल्कुल रियाज नहीं करता, वो जिम करता है। जिम में एक्टर बनता है क्या कोई? नहीं। तो
तो अगर एक्टिंग को आपको अपना सीरियसली करियर ऑप्शन आपने सोचा है तो उसके लिए आपको जो भी अभी तो बहुत जगह खुल गया, भोपाल में भी है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग की एक टेक्निक होती है। फिल्मों में क्या है, फिल्मों में तो आपको एक टेक खराब हुआ, दूसरा एक शॉट के 36 टेक हो जाते हैं, तो हाउ टू रिपीट योरसेल्फ। कि फर्स्ट टेक में अगर कोई कैमरा का फोकस आउटरेंज होते एक्टिंग की वजह से खराब नहीं हुआ है, कैमरे की वजह से खराब हुआ है, दोबारा आपको करना है तो कैसे करेंगे आप? या 10 बार करना है, 15 बार करना है, तो वो टेक्निक आनी जरूरी है, वो आपको किसी इंस्टीट्यूट में ही सिखाई जा सकती है। तो मेरी सलाह तो ये हो, मेरे पास ऐसे डायलॉग है नहीं, मैंने इतनी फिल्में की भी नहीं है और इसमें डायलॉग है नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ये मत करवाओ सर, एक डायलॉग बोल दीजिए। ये बात सर, एक डायलॉग बोल दीजिए। देखो, मैंने बोल दिया ना, अभी तुम्हारी नजरों से मेरा मैजिक खत्म हो जाएगा, तो चाहता खत्म मत करो। सर, आपने जो डायलॉग बोला था, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, वो वाला एक डायलॉग। आप लोग बोल ही रहे हो, अपने तो रहना में बोलिए सर एक बार प्लीज। अरे मत करो, कल पछताओगे। अगर दो चीजें हैं, तो अगर आपको प्रोफेशनली लिखना है और घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए भी जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट से आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बम्बई आते हैं फिल्म, अगर आपको फिल्में लिखनी है तो, क्योंकि राइटर आपको नॉवल लिखनी है तो शायद मैं उतना करेक्ट आदमी नहीं हूँ उसके लिए, उस सजेशन के लिए। क्योंकि अगर बॉम्बे में हम लोग से भी जब कोई मिलने आता है, कोई स्ट्रगलर, तो हम देखते हैं कि FTI से है कि नहीं, NSD से है कि नहीं, और ट्रेन है कि नहीं, और ज़्यादातर फिर होता है या तो फिर कोई इलाहाबाद से है कि नहीं। तो ये तो हो ही जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज फिल्म राइटिंग में भी टेक्निक। दूसरा, अगर आपको राइटर बनना है, वो आप उसको अपनी राइटिंग को किस नतीजे तक पहुँचती है, आपकी किस्मत क्या है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर राइटर बनना है तो आपको बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ होना पड़ेगा। देखिए, प्रोडिजी समझते हैं आप क्या होता है? प्रोडिजी होता है कि बहुत ही यंग एज में मास्टर हो जाना किसी चीज़ का। कई बच्चे होते हैं 8 साल में होते हैं पर मैथमेटिशियन हो जाते हैं, बहुत बड़े। 5 साल में होते हैं गिटार और सितार बजाने लगते हैं, मतलब जो कि 5 साल का बच्चा है बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर हो सकता है। ये हर क्षेत्र में हो सकता है। राइटर कभी प्रोडिजी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि 5 साल का बच्चा उसने ग्रेट गुड नॉवल लिख दिया। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि राइटर को एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसने उसको ब्रेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको मौत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको बिछड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फेलियर का एक्सपीरियंस होना, हर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। मुझको लगता है हर कलाकार को जरूरी है, एक्टर के लिए भी जरूरी है, बट राइटर के लिए सबसे ज्यादा है, बिकॉज वो क्रिएट कर रहा है फॉर फर्दर क्रिएशन। तो जिंदगी का सॉलिड ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है, और लाइफ और सबके लिए, जैसे मैंने बोला, अच्छे कलाकार कभी नहीं बन सकते अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो, इम्पॉसिबल, नहीं बन सकते। तो वो दूसरी चीज है। मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा, माता पिता को, और मेरा शहर इलाहाबाद। अगर मैं इलाहाबाद में नहीं होता तो मैं नहीं होता यहाँ। जितनी दमदार शख्सियत, जितनी दमदार फिल्में भीतर से, उतना ही सहज और इमोशनल इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया तिग्मांशु धूलिया जी। मैं चाहूँगा कि आप सब जोरदार तालियां बजाकर इस बातचीत से हमसे निश्चित ही मोटिवेशन मिलेगी। इसके पहले बातचीत का ये सत्र हम खत्म करें, मैं आदरणीय DC साहब श्री श्रीवास्तव जी, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब पुनीश गोविंद जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि वो आईसेक पब्लिकेशन का जो कैटलॉग में और आज